हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इस ऐप के डाउनलोड करते ही जुड़ जाते हैं आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको आज की क्लास जो है मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेने जा रहा हूँ। और आज की क्लासेस जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का जो प्रावधान है, और उसके साथ जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है उस चीजों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यह क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को नहीं समझ पाते हैं, या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको जो है आज क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के हिसाब से, तो इस क्लास को आप जरूर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इस प्लेटफॉर्म से मैं इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ऑप्शनल विषय में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोड जो है UGM10 है। ठीक है, और देखिएगा अनअकैडमी के द्वारा जो है ऐसे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो है बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जीएस में जो है दो कोर्सेज जो है सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। एक है आपका जीएस प्लस कोर्स, दूसरा होता है जीएस आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस कोर्स जो है वह 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लेवल है। उसका फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का स्टूडेंट बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी फीचर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आइकनिक कोर्स जो है वो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते जो है एन अकेडमी के द्वारा जो है 24 फरवरी से जो है नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। और यह कोर्सेज जो हैं 1 ईयर, 2 ईयर्स और एनसीईआरटी बैचेस को ध्यान में लेकर किया गया है। तो बिल्कुल अपने आवश्यकता अनुसार जो इन कोर्सेज में आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, और यह कोर्सेज जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में संचालित किए जा रहे हैं। क्लियर चीज है ये। इसी प्रकार देखेंगे कंप्लीट जो है कोर्सेज जो है ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शनल विषय के साथ जो है जीएस आइकनिक सब्सक्रिप्शन, और ऑप्शनल कोर्सेज के साथ जो है विषय के साथ जो है जीएस जो है वह प्लस कोर्सेज जो है चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यह कोर्सेज जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। आइकनिक के साथ जो है ऑप्शनल विषय का फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरा कोड UGM10 का आप यूज करते हैं तो स्टूडेंट आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार ऑप्शनल्स के साथ जो है जीएस प्लस कोर्स जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए चलाया जा रहा है। इसका फी स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरा कोड UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है 10% का जो है बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर चीज है ये। देखिएगा प्रत्येक वीक के संडे को जो है अन अकेडमी के द्वारा जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। और यह कॉन्टेस्ट जो है अभ्यर्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अन अकेडमी से जुड़कर अपनी तैयारी को जो है एक नई दिशा दे सकते हैं। और इस कॉन्टेस्ट में जो है विभिन्न प्रकार के जो है अमेजिंग प्राइजेस रखे गए हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में आप जरूर भाग लीजिएगा। और यह प्रत्येक संडे को हो रहा है और टाइम है उसका 11 बजे। तो इसके लिए जो है एनरोल हो सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर इसमें भाग लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो बेसिकली जो क्लास है वह केवल मतलब फंडामेंटल राइट्स के जो मूल अधिकार हैं उसका जो छठवां जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के ऊपर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस क्लासेस को आप लोग सुनिएगा। और इस क्लासेस से जो चीजें आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां जो है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको सबको मालूम है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 32 में इसके बारे में व्यवस्था की गई। किसके आर्टिकल अनुच्छेद जो है 32 में जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है,
जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो आज हम बस डिस्कस कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्पेशली किसी का फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके हिस्ट्री से रिलेटेड जो है कुछ तथ्यों को जो है हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर चीजें। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक देखिएगा कि संविधान में जो है न केवल मूल अधिकारों की ही विस्तृत उल्लेख किया गया है, अपितु उसकी रक्षा की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। और मूल अधिकारों की रक्षा का भार जो है यह संविधान के द्वारा जो है किसको, हमारी न्याय व्यवस्था को या न्यायपालिका को मिला हुआ है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 32 जो है नागरिकों को क्या क्या देता है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और जिसकी प्रयोग करके वे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की सहायता से अपने अधिकारों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और इस दायित्व के निर्वहन हेतु न्यायालयों को जो है निर्देश या प्रलेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर है। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से क्या करती है, रिट इशू करके जो है न्यायालय जो है क्या करती है, व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर इससे जब हमारे संविधान का गठन हो चुका था, तो भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें पूछा गया था कि आप संविधान में सबसे अच्छा मतलब अनुच्छेद किसको बोलते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान जो है शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। और यह अनुच्छेद है कौन, आर्टिकल 32, और जिसे संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा गया है, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद था, आर्टिकल 32 था, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और इसके माध्यम से न्यायालय जो है क्या करती है, 5 प्रकार के रीट जारी कर क्या कर सकती है, वह मूल अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है वह क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। क्लियर चीजें। और एक चीज और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हाई रीट जारी करने की जो शक्ति है वह जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के अलावा अन्य विषयों पर भी रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि रीट जारी करने का जो अधिकार है वह हाई कोर्ट का अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से काफी विस्तृत है, ठीक है। जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लासों में भी किया है। आज हम बात करते हैं कि न्यायालय द्वारा जो है कौन कौन से रीट जारी कर क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो न्यायालय द्वारा जो है देखेंगे 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। पहला जो रीट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो इसको समझेंगे कि भावार्थ जो है इसका, शरीर को हमारे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, इसको समझिएगा। तो बंदी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सशरीर उपस्थित करो, और किसी व्यक्ति को वो अपराधी है या नहीं है यह जो है निर्णय करने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो क्या किया जा सकता, उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा और न्यायालय ही जांच करेगा क्या उसकी जो है मतलब उसको बंदी बनाया गया, उसकी बंदी की वैधता की जांच जो है करने का अधिकार केवल न्यायालय को है या न्यायपालिका को है, ठीक है। तो कार्यपालिका को दिया जाने वाला यह आदेश है
कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। ठीक है, वह व्यक्तियों को भी जारी किया जा सकता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को कैद कर रखा है। मतलब यह जो है कहना चाहिए कि मतलब कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव या प्राइवेट व्यक्तियों को भी यह जारी किया जा सकता है जिसने किसी व्यक्ति को जो है कैद करने की चेष्टा की है या उसको कैद किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अधिकार हैं उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जो है किसी कारणवश कोई बंदी नहीं बना सकता। बंदी बनाने की जो प्रक्रिया है वह न्यायालय के अंतर्गत आ जाएगा और न्यायालय ही तय करेगा प्रचलित विधियों के आधार पर कि यह व्यक्ति अपराधी होगा या उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा तो उसको सजा होगा, नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अगर इस आधार पर किसी व्यक्ति के कोई मूल अधिकार का हनन होता है तो जो है मतलब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वह कैद करके नहीं रख सकता। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा और इसके आधार पर जो है इसकी सूचना वह क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के जो है पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करने के लिए क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रीट इशू कर सकता है संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध में। क्लियर चीज है ये, और उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो आप समझेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करने के लिए जो है यह जो है रीट इशू किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीट है उसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। क्या बोल रहे हैं, अधिकार परीक्षा बोलते हैं। इसका मतलब है तुम्हें क्या हक है। ठीक है, यह याचिका के द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी के पद धारण करने का औचित्य और प्रकृति जानना चाहता है। न्यायालय को यदि यह समाधान हो जाता है कि अधिकारी उक्त पद का हकदार नहीं है तो उसे पद से हटाया जा सकता है अथवा आधार असत्य पाए जाने पर भी उसके विरुद्ध जो है मुकदमा जो है चलाया जा सकता है। क्लियर चीज है। तो कहने का मतलब है कि अधिकार परीक्षा जो है याचिका किसी व्यक्ति के किसी पद की वैधानिकता की जांच करने के लिए जो है इस प्रकार के रीट इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो यह उसके ही विरुद्ध लाए जाएंगे जो कोई पब्लिक मतलब पब्लिक क्षेत्र में क्या हो, अपने पद को बैठा हो और उस पद पर जो है अगर बैठने का उसके पास पूरा हक है या कारण है तो वो अपने पद पर बने रहता है, अगर नहीं होता है तो उसको पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी मतलब पब्लिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर बैठा है उस पद की वैधानिकता की जांच करने के लिए जो है यह अधिकार परीक्षा जो है रीट इशू किया जाता है। तो याद रखेंगे, तो किसी पद की वैधानिकता की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, अधिकार परीक्षा जो है रीट इशू किया जाता है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट है, यह है देखेंगे उत्प्रेषण तीसरा, और चौथा जो है प्रतिषेध है। ठीक है, तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध को हम समझेंगे। उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टियोरी कहते हैं और प्रतिषेध को जो है प्रोहिबिशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं ये दोनों प्रकार के जो रीट हैं यह जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय अर्ध न्यायालयों को किसी मुकदमे से संबंधित कागजात या निर्णय अपने पास मंगवा सकती है। क्लियर चीज है ये। तो यह जो है हायर जुडिशरी के द्वारा जो है लोअर जुडिशरी को क्या किया जाता है, यह इशू किया जाता है। क्लियर है। किसी अध्यादेश या अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी अध्यादेश या अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायिक शक्तियों से संबंधित अधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिषेध जहां क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण को रोकती है, वहीं उत्प्रेषण ऐसी इस किसी आदेश को निरस्त कर देती है। प्रोविजन क्या करता है, और उसके क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण को रोकता है, और उत्प्रेषण सर्टियोररी के माध्यम से किसी आदेश को जो है हायर जुडिशरी जो है वो क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालयों के गलत निर्णय को देने से रोका जाता है। याद रखेंगे, बहुत सारी अभ्यर्थियों को एक रहता है, सर हमको प्रतिषेध और उत्प्रेषण में हमको अंतर ही समझ में नहीं आता है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालयों को गलत निर्णय देने से रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण में गलत निर्णय को जो है सुधारा जाता है। क्या किया जाता है, गलत निर्णय को सुधारा जाता है, और प्रतिषेध में गलत निर्णय देने से रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण में गलत निर्णय को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। यह याचिका को निम्नलिखित स्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता। नजरबंद व्यक्ति या नजरबंद करने वाले व्यक्ति जो न्यायालय की सीमा से बाहर है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिनके ऊपर न्यायालय की अवमानना या संसदीय अवमानना की कार्रवाई चल रही है, इस याचिका को निम्नलिखित स्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता। पहला देखिए, ध्यान दीजिए, नजरबंद व्यक्ति या नजरबंद करने वाले व्यक्ति जो न्यायालय की सीमा से बाहर है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिनके ऊपर फौजदारी का मुकाबला चल रहा है, और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिनके ऊपर न्यायालय की अवमानना या संसदीय अवमानना का क्या चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। तो मेरे को लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज जो है उत्प्रेषण और जो है प्रतिषेध में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो दोनों में यहाँ पे अंतर क्या है, प्रक्रिया का है। क्या है अंतर, प्रक्रिया। इस बाहर से देखने पर एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रक्रिया के का अंतर है। उत्प्रेषण में क्या किया जाता है, किसी आदेश को निरस्त किया जा सकता है, जबकि प्रतिषेध में क्या किया जाता है, अपने क्षेत्राधिकार के जो लोअर जो कोर्ट है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करती है, तो ऐसा करने से उसे रोका जाता है। ठीक है, प्रतिषेध में न्यायालयों को गलत निर्णय देने से रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण में निर्णय दिया जा चुका है तो उसको निरस्त करके सुधारा जाता है। ठीक है, अपने क्लियर चीजें, तो आप इस चीजों को समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो पांचवा जो है वो है मैंडेमस है, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परमादेश है। ठीक है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ठीक है, इस आदेश द्वारा न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है जो उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं, परंतु अधिकारी करने से इनकार कर रहा हो। ठीक है, हम आदेश देते हैं, मतलब कोई व्यक्ति जो है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर बैठा है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है, कैसा काम करने से, जो उसके लिए जिसके लिए उसको बैठाया गया उसको कार्य करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो है क्या, मैंडेमस जो है रिट को लगाया जा सकता है। ठीक है, यह याचिका जो है, रीट जो है, राष्ट्रपति, राज्यपाल सहित सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी निजी संस्था या व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह निजी व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता है। यह मूलाधिकारों के क्रियान्वयन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से भी जारी किया जा सकता है, जैसे स्वयं सरकार को उसके कर्तव्यों के अनुपालन के संदर्भ में। यह मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्य के अनुपालन के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्य के अनुपालन के लिए जारी कर सकते हैं। यह मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से भी जारी किए जाते हैं, और ऐसा किया जाता है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा किया जाता है।
ठीक है, जैसे स्वयं सरकार को उसके कर्तव्यों के अनुपालन के संदर्भ में। यह याचिका राष्ट्रपति, राज्यपाल सहित जो है किसी निजी संस्था या व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर चीजें। तो यह किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके पास किसी प्रकार क्या है, वो जिसके पास पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध या अधिकारियों के विरुद्ध जो है यह जारी किया जा सकता है। यह क्या है? परमादेश है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पांचों प्रकारों के रीट जारी करने का, रीट को हमने देखा। और रीट इशू करने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। लेकिन बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकारों के संदर्भ के अलावा अन्य अधिकारों पर भी रक्षा करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार है, अधिकार क्षेत्र दिया गया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो है रीट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट से क्या है? अधिक है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि मतलब रीट जो है इसके प्रकार क्या है, आवेदन कौन कर सकता है, किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जारी किए जाने की क्या स्थिति है। तो इसको आप जरूर देखिएगा इस टेबल के फॉर्म में, तो आप कभी भी प्रीलिम्स में कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप इन चीजों को क्या करेंगे? नहीं भूलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है। क्या किस प्रकार का रीट है? यह एक सामान्य रीट है। आवेदन कौन कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हैबियस कॉर्पस को कौन? पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? जो व्यक्ति जो निरुद्ध करने वाले राज्य सहित कोई भी एजेंसी इसके विरुद्ध जारी किया जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वह गवर्नमेंट हो। ठीक है, जारी किए जाने की स्थिति क्या है? व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का औचित्य, जहाँ किसी व्यक्ति को क्यों जो है नजरबंद किया गया है, क्यों उसको कैद किया गया है, उसका रीजन क्या है, उसके जानने के लिए जो है क्या किया सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है। ठीक है, परमादेश क्या किस प्रकार का रीट है? यह भी एक प्रकार का सामान्य रीट है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा यह जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारी, सरकारी निगम और न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारी यदि अपना विधिक कर्तव्य पूरा न कर रहा हो तब इसको ऐसा जारी किया जा सकता है, परमादेश। क्लियर चीज है ये? ठीक है, प्रतिषेध देखेंगे। प्रतिषेध जो है प्योर जो है जुडिशरी रीट है, न्यायिक रीट है। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जारी किया का आवेदन कौन कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों में और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी यह जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय से किसी केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगाने हेतु जो है यह जारी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी अधीनस्थ न्यायालय के किसी केस के रिकॉर्ड को अपने पास क्या करता है? उसको मंगवाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, उत्प्रेषण की हम बात करते हैं, सर्टेररी की हम बात करते हैं, तो देखेंगे यह भी क्या है? यह भी न्यायिक रीट है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा इसे मतलब आवेदन कौन कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। यह भी अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध इशू किया जाएगा। न्यायिक त्रुटि को होने के पश्चात उसमें सुधारने के लिए जो है यह जारी करने की स्थिति। कोई ने क्या किया है? न्याय मतलब यहाँ पर क्या है? न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए क्या करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार का रीट इशू करता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा जिसको हम बोलते हैं क्यों वारंटो। क्लियर चीज है ये? तो यह एक सामान्य रीट है। ये कोई भी व्यक्ति इसको आवेदन कर सकता है और किसके विरुद्ध? लोक अधिकारी के विरुद्ध कर सकता है। उसके पद की वैधानिकता की जांच करने के लिए जो है इस प्रकार का रीट जारी किया जाता है। लोक अधिकारी के विधिक रूप से पद धारण करने का अधिकार है या नहीं है, इसके जानने के लिए जो है यह रीट इशू किया जाता है। ठीक है, तो इस टेबल को जो है आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। आप लोगों के लिए जो है टेबल जो है मैंने बनाया हुआ है ये टेबल। और इससे क्या होगा? जितने 5 प्रकार के जो रीट हैं उसके बारे में आप लोगों को क्या होगा? एक जो है जानकारी मिल जाएगा और आप कभी भी रीट के संदर्भ में कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आएंगे। क्लियर है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार का रीट है? जैसे प्रलेख है, प्रकार है, आवेदन कौन कर सकता है, किसके विरुद्ध जारी किए जाने की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें जो है टेबल के फॉर्म में आप लोगों को समक्ष में
प्रस्तुत किया हूँ। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो एक देखेंगे ऐसे रिलेटेड कोई हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जब भी ये मेरा वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो आप देखेंगे मेरे क्वेश्चन बोलने से और मेरा आंसर देने से पहले जो है कितने स्टूडेंट जो है इसका आंसर टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है निम्नलिखित मामले में जारी किया जा सकता है, जब पिटीशन कर्ता राज्य द्वारा विधिक रूप तरीके से बंदी बनाया गया हो, जब पिटीशन कर्ता किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया गया हो, और उपरोक्त दोनों के द्वारा, उपरोक्त किसी के मामले में नहीं, ठीक है। तो किसके द्वारा हो सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के क्या करता है? यह हेबियस कॉर्पस मतलब किसी व्यक्ति के क्या करता है? पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करता है। इसलिए जो है यह प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है यह सी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे जवाब देने से पहले आंसर दिया है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं, देखेंगे परमादेश की रीट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? ठीक है। लोक अधिकारी के विरुद्ध, किसी संवैधानिक कर्तव्य के अनुपालन के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध, उपरोक्त दोनों, इनमें से किसी के विरुद्ध नहीं। तो परमादेश जो है, स्टूडेंट देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। जो मैंडेमस जो है वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसको, एक तो सरकारी अधिकारी के विरुद्ध, और वह और उन अधिकारियों के विरुद्ध या एजेंसी के विरुद्ध जिन्हें कुछ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पद दिया गया है, उनके विरुद्ध भी यह जारी किया जा सकता है। तो इसका जो होगा क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर। तो मतलब प्राइवेट संस्था किनको, जिनको कुछ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, ठीक है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी मतलब लोग जो है महत्व के चीजों को उनको दिया गया। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड बनाने वाला जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन आधार कार्ड क्या है बनाना, जो है गवर्नमेंट पब्लिक काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये दोनों ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण की रीट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? ठीक है। न्यायिक, अर्ध न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उपयुक्त दोनों। देखिएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध में आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं क्या है, यह प्योर जुडिशरी रीट है। तो यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध ही, प्राधिकारी के विरुद्ध ही जारी किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट कुछ बात करते हैं। आज जो मैं पूरा फंडामेंटल राइट्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है कुछ जो विशेष प्रावधान है उसको ही लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ठीक है। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ जो संशोधन के संदर्भ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उसको हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 13 में दो को देखिएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाए जो इस भाग द्वारा प्रद अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि, प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों में का संशोधन नहीं हो सकता, और संसद के प्रथम संविधान संशोधन में उसे 7वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें डाले गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस संशोधन अनुच्छेद 15(4) को पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। समझिएगा इसको, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मुकदमा 1951 में इसे चुनौती दी गई। ये चीजों को समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत दिया कि सांसद को दो प्रकार की विधायी शक्तियां हैं। पहला एक साधारण शक्ति है और दूसरा एक संवैधानिक शक्ति है, अनुच्छेद 368 के अधीन। समझिएगा चीजों को। आर्टिकल में 13(2) की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद को शक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मुकदमा 1951 में से चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत दिया कि संसद में दो प्रकार की विधायी शक्तियां हैं, एक साधारण शक्ति है और दूसरा संवैधानिक शक्ति 368 के अधीन है, ठीक है। तो देखेंगे साधारण शक्ति के उपयोग से संसद विधि बनाती है और संवैधानिक शक्ति से सृजनात्मक शक्ति प्रदान करती है जो संविधान में संशोधन से संबंधित है। यह संशोधन जो है विधि नहीं है,
उसे साधारण के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अतः सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम संशोधन को वैध घोषित किया। इसलिए संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के मूल अधिकारों की संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार किया। क्लियर चीज है ये, इस बात को समझेंगे। पहला, इस बात को समझे, यहाँ पर समझे। अब दूसरा हम बात करते हैं, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों की स्थिति विशिष्ट है, अतः कोई प्राधिकरण उसमें संशोधन नहीं कर सकता। अतः मूल अधिकार संशोधन योग्य नहीं है। ठीक है। इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पहले के संशोधनों पर यह लागू नहीं होगा। अतः मूल अधिकारों के संशोधन को लेकर न्यायालय और विधायिका में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, विशिष्ट है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर, गोलकनाथ के बाद जो है बहुत सारे टकराव उत्पन्न हो रहे हैं और उत्पन्न कठिनाइयों के प्रकाश में संसद ने 1971 में, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है, यह 1971 में जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया और उसके अंतर्गत जो है दो संशोधन किए जाते हैं। 13(4) जोड़ा गया कि अनुच्छेद 13 कोई कथन संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन किए जाने वाले संशोधन को लागू नहीं होगा। और उससे यह निष्कर्ष निकला कि, देखेंगे इस बात को, कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है और संसद द्वारा किया गया संशोधन को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति संविधान संशोधन कर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन कर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा 1973 में 24वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता को जो है अब चुनौती दी जा रही है। क्लियर चीज है ये। 24वां संविधान संशोधन किसके कारण आ रहा है? गोलकनाथ केस के बाद से आ रहा है 24वां संविधान संशोधन। क्लियर है। तो उसमें पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि संसद संविधान के किसी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। क्लियर चीज है ये। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया गया और खंडपीठ ने 7-6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद में पार्लियामेंट में संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और यह संशोधन अनुच्छेद 13(2) के विधि के अंतर्गत नहीं आता है और संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है। अतः न्यायालय ने इस बाद में संसद के मूल अधिकारों के संशोधन को, विधि मान्यता को स्वीकार किया और संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा को न्यायालय ने प्रस्तुत किया और इस संकल्पना को प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है और बाद में संविधान के आधारभूत ढांचे के बातें सुप्रीम कोर्ट के अन्य वादों में लाया गया। ठीक है। पहले क्या कर दिया? केवल आधारभूत ढांचे का
सिद्धांत लाया गया। क्लियर चीज है ये। अगला हम बात कर देखते हैं केशवानंद भारती के मामले में जो निर्णय दिए गए थे। संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 करके यह व्यवस्था की कि संसद द्वारा किए गए संबंधित संशोधन किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संविधान की में संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं हो सकती। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और संविधान के 42वां संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मुकदमा 1980 में चुनौती दी जाती है और 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 4 एवं 3 संविधान के आधारिक लक्षणों का उल्लंघन करती है, अतः वह वैध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति मौलिक ढांचे का भाग है। क्लियर चीज है ये। तो न्यायिक पुनर्वलोकन की जुडिशियल रिव्यू की बात किया जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है क्या है, वह मौलिक ढांचे का भाग है और संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा संविधान के गतिशीलता को बताता है और संविधान की सर्वोच्चता को बताता है। अतः सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन को स्थापित करता है। अतः यह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्या? मौलिक ढांचे की अवधारणा। तो मौलिक आधार ढांचे की जो अवधारणा के आधार पर यह निर्णय बोला जा सकता है कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते उसके मौलिक ढांचे की अवधारणा को बनाए रखते हुए। अगर मौलिक ढांचे की अवधारणा में किसी प्रकार की कमी होती है तो न्यायालय क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यह स्थापित कब होता है? यह स्थापित होता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मुकदमा 1980 के निर्णय के माध्यम से। क्लियर चीज है ये। तो मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायालय का जो दृष्टिकोण था उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो 1900 देखेंगे 67 से पहले उच्चतम न्यायालय जो है का मानना था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के संपूर्ण भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि मौलिक अधिकार संसद की संशोधन शक्ति से क्या है, परे हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा न्यायालय ने उक्त निर्णय को अप्रभावी ठहराते हुए संसद ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब संवैधानिक संशोधन हो गया 24वां संविधान संशोधन। और देखेंगे प्रीवी पर्स के मामले में न्यायाधीश हेगड़े ने कहा था कि संविधान में मूल अधिकारों को स्थान देने का मुख्य उद्देश्य देश में एक विधि द्वारा शासित सरकार की स्थापना करना है, न कि मानव द्वारा संचालित सरकार की। मतलब विधि द्वारा शासित सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य है। तो अपने विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायालय का निर्णय यह है कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। क्लियर चीज है ये। अब देखते हैं मौलिक अधिकार के संबंध में न्यायालय ने जो अलग अलग निर्णय दिए उसको हम बात करते हैं। ठीक है, न्यायालय ने किसी भी प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध को वाक स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता के विपरीत माना है। ठीक है, बृजभूषण बनाम राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की है। समझेंगे चीजों को। अब दूसरा हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केस में देख रहे हैं चंपाकम दोरई राजन 1951 के मुकदमे में डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन संबंधी प्रथम विवाद उच्चतम न्यायालय में गया था कि शंकरी प्रसाद केस में जो निर्णय लिया गया था वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन अनुच्छेद 302 में वर्णित विधि के अंतर्गत नहीं है, अतः संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। ठीक है,
महान्यायवादी बनाम लक्ष्मा देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर मृत्यु दंड देना अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है, जो क्या है, अमाननीय है। क्या है वह? अमाननीय है। क्लियर चीज है, ये क्या बना गया? अमानवीय और मानव की गरिमा के क्या है वह विरुद्ध है। क्लियर चीज है। महान्यायवादी बनाम लक्ष्मावती 1986 के मामले में तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है न्यायालय के अलग अलग जो है निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो संविधान संशोधन के संदर्भ में हो, चाहे अन्य विषयों के संदर्भ में हो, उसके हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को छोड़ नहीं सकता। न्यायालय ने इस संबंध में फैसला खुर्शीद बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में प्रस्तुत किया है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है? छोड़ नहीं सकता है। तो उन मौलिक अधिकारों के प्रति जो है न्यायालय का दृष्टिकोण हमने देखा, अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय जो है न्यायालय को द्वारा दिया गया है। क्लियर चीज है ये। तो आज जो है हम वही मतलब क्लास को देख रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और दूसरा फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो 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 जजमेंट है, उन सबको हम देख रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान की हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) में कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 16(4) में भी सरकारी नौकरियों में भी पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात कही थी। क्लियर चीज है ये। भारत में आरक्षण की जो शुरुआत होती है वह होती है, देखेंगे 1909 में भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक और वर्गीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें मुस्लिमों और जमींदारों को आरक्षण दिया गया। यहीं से स्टार्ट माना जा रहा। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड से भारत में पहली बार अस्पृश्यतों को राजनीतिक अधिकार देने के संदर्भ में आरक्षण की बात की गई। बाद में 1932 में गांधी ने और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट में, जिसमें पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना समझौता हुआ, दलितों के लिए स्वतः ही अधिक सीटों की व्यवस्था कांग्रेस के अंदर की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आरक्षण संबंधी उपबंध किए गए हैं। ठीक है। राज्य सरकारों द्वारा पहली बार आरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने राणे आयोग का गठन किया था। ठीक है। और 1953 में केंद्र सरकार ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया। ठीक है। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसे मई 1980 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और बीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 को इसे लागू कर दिया। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के संबंध में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि आरक्षण का लाभ जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही मिलना चाहिए, और स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि पिछड़ों में जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यायाधीश प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और उसमें क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया, और प्रसाद आयोग ने जांच के बाद अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है, उसमें जो है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की बात की गई। क्लियर चीज है ये। ठीक। और ऐसे ही स्टूडेंट एक और हम बात करते हैं इसी के संदर्भ, आरक्षण के संदर्भ में आप देखेंगे 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे 2019। ठीक है। 100 मतलब 103 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, वो 103वां जो संविधान संशोधन जो है 2019 के संदर्भ में देखेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के संदर्भ में भी जो है सरकारी नौकरियों के संदर्भ में जो है वो क्या किया गया, 10% सीट जो है रिजर्व करने की बात की गई। और भारत के संविधान में देखेंगे 15(6), ठीक है, और 15(6) क,
ठीक है। और 16 जो है 5 का समावेश किया गया है, ठीक है। यह जो है जोड़े गए हैं, जो किससे रिलेटेड हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संदर्भ में है। सरकारी नौकरियों में जो है यह क्या करता है, और शिक्षण संस्थाओं में जो है, सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में जो है आरक्षण की शिक्षण संस्थाओं में, और सरकारी नौकरियों में जो है 10% आरक्षण की बात करता है। कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस संवर्ग के वर्गों के लिए कब जोड़ा गया? ये 173वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से, और 15/6 का और 16/5 जो है वह समावेश किया गया। शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में जो है 10% आरक्षण की बात की गई। तो ये आरक्षण का इतिहास जो है हमारे संदर्भ में है, जिसे मूल अधिकारों के संदर्भ में आपने आज देखा, ठीक है। मूल अधिकारों के संदर्भ में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को देखा, क्लियर है। उसके आधार पर फंडामेंटल राइट के संदर्भ में न्यायालय के जो दृष्टिकोण थे उसको देखा। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो मौलिक बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो मूल अधिकार के संदर्भ में जो न्यायालय के जो वाद प्रतिवाद थे उसको हमने आज की क्लास में देखा है, ठीक है। अब आप लोग इसको क्वेश्चंस को एक जवाब देंगे, इसका आंसर देंगे। देखिएगा, परमादेश रीट कब जारी किया जाता है? परमादेश रीट जारी करने कब जारी किया जाता है? तो देखेंगे, किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, तो देखिए परमादेश जो है जुडिशरी रीट नहीं है, तो ये नहीं होगा। किसी लोक अधिकारी द्वारा प्रदोष के ऊपर किसी आरोपित कर्तव्य के पालन से चूक होने के बशर्ते में, ये हो सकता है, तो इस भी ठीक है। यदि रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ, ये नहीं होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जो किसी सार्वजनिक पद के अवैध रूप से, तो ये क्या है, ये कोई वारंट हो है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। देखिएगा आप लोग, अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, यह निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश जारी होता है? तो किसके द्वारा नहीं किए जाने पर होता है? अज्ञापक कर्तव्य जो है, ठीक है, क्लियर है। जो सरकार के जो आदेश हैं उसका पालन नहीं कर, अपने अपने पद का जो है पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्या कर सकता है? परमादेश जारी किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट जारी कर सकता है। तो मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, किसी एक कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों में, तो ये क्या होगा? सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो आज के संदर्भ में, क्लास के संदर्भ में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और भारत के फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो है जितने भी जो है न्यायालय के जो जजमेंट्स आए हैं उनको देखा, और वो आरक्षण के विषय में जो मूल अधिकारों को प्रभावित करती हैं उन संदर्भ में हमने आज पूरे क्लास को कंप्लीट किया, ठीक है। यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। इस क्लास को आप जरूर देखिएगा।